नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी मैथ के कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 4 × 38 और गुणे में 764 और गुणे 1256 का इकाई का अंक क्या होगा। यहाँ पे चार संख्याएं दी गई हैं, 4, 38, 764 और 1256। अगर हम इसका गुणा कराएं तो इकाई का अंक क्या होगा, यानी इकाई का अंक क्या आएगा। इसमें पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 8 और तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, इसके लिए जितनी भी संख्याएं दी गई हैं, सबका इकाई का अंक ले लेंगे। जैसे यहाँ पे केवल 4 है तो इसको हम 4 को ही ले लेंगे, और यहाँ पर 38 है तो 38 का इकाई का अंक क्या है, 8, और 764 का इकाई का अंक क्या है, 4, और 1256 का इकाई का अंक क्या है, 6। और इन्हीं का हम गुणा करा लेंगे। इकाई का जो अंक है, केवल इकाई का अंक का हम गुणा करा लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, जैसे यहाँ पे 4 ले लिया गया, इसका इकाई का अंक 8 ले लिया गया, और 764 का इकाई का अंक 4 ले लिया गया, और 1256 का जो इकाई का अंक 6 है, इन्हीं का गुणा करा लेना है। इनका गुणा कराने के बाद, और जब इनका हम गुणा कराएंगे तो ये 768 आ जाएगा। अब देखिए 768 आया है, इसमें इकाई का अंक क्या है, इसमें इकाई का अंक यहाँ पर 8 है। तो इसका मतलब अगर इन सभी संख्याओं का गुणा कराएंगे तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, इकाई का अंक 8 आ जाएगा। यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही होगा। अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक ज्ञात करना है गुणा कराने पर, तो सभी संख्याओं के इकाई के अंक का गुणा करा लो। और जैसे यहाँ इकाई के अंक का गुणा कराया गया तो 768 आ गया। 768 में इकाई का अंक 8 है, इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन बी है 8, यही सही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में इकाई का अंक ज्ञात करो। यहाँ भी इकाई का अंक ज्ञात करना था और यहाँ भी इकाई का अंक ही ज्ञात करना है, लेकिन क्वेश्चन चेंज है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा है 0 और चौथा ऑप्शन 1 है। तो देखिए यहाँ पे पावर लगा हुआ है, यहाँ 1234 की पावर 102 है और प्लस में 1234 की पावर 103 है। तो अगर पावर है तो हमें क्या करना है, इसको भाग कर देना है 4 से, इसके पावर को। और भाग जब करेंगे तो 102 को जब भाग करेंगे, जब 4 से 102 को जब भाग करेंगे तो यहाँ पे शेषफल आ जाएगा 2, और 103 को जब भाग करेंगे 4 से तो शेषफल यहाँ पे आ जाएगा 3। अब यहाँ जो संख्या दी गई है 1234, इसका इकाई का अंक ले लो इन दोनों का। तो इकाई का अंक ले लिया गया, यहाँ पे शेषफल कितना आया था, 4 से भाग करने पर इसके घात में यानी पावर में 2 आया था, इस पे पावर 2 लगा दो। बीच में प्लस है, यहाँ पे भी इकाई का अंक 4 है और इसके घात यानी पावर में भाग करने पर 4 से शेषफल हमारा 3 आएगा। तो यहाँ भी इकाई का अंक 4 है तो इस पे पावर 3 कर लेंगे, और पावर 3 करेंगे तो देखिए अब 4 की पावर 2 है यानी यहाँ पे आ जाएगा 16। यहाँ पे 4 की पावर क्या है, 4 की पावर 3 है तो यहाँ पे 4 चौके 16 और 16 चौके 64 आ जाएगा। 64 और 16 को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0।
यहाँ पे 0 और 8 आ जाएगा यानी 80 आ जाएगा। अब जो 80 आया है इसमें इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक यहाँ पे 0 है। इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर जो सी है 0 यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। दिए गए गुणनखंड 3451 की पावर 51 है और गुणे में 531 की पावर 43 है। में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ भी इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है। सवाल थोड़ा सा चेंज है। पावर यहाँ भी दिया गया है और पावर यहाँ भी दिया गया है। पिछले क्वेश्चन में यहाँ बीच में प्लस लगा हुआ था, यहाँ पे गुणा लगा है। तुरंत ही हम पावर में यानी घात में 4 से भाग कराएंगे और 4 से जब भाग कराएंगे तो यहाँ पे 51 में तो शेषफल आ जाएगा। यहाँ पे शेषफल आ जाएगा 3 और यहाँ पे 4 से जब भाग कराएंगे 4 से भाग कराएंगे 43 में तो शेषफल कितना आ जाएगा? यहाँ भी 3, यानी दोनों यहाँ भी 3 आएगा शेषफल और यहाँ भी 3 आएगा। इतना करने के बाद ये जो संख्या दी गई है इसका इकाई का अंक ले लो। इसका इकाई का अंक क्या करेंगे? इकाई का अंक यहाँ पर ले लेंगे। यहाँ पर इकाई का अंक 1 है और बीच में गुणा लगा हुआ है और यहाँ भी इकाई का अंक 1 है। यहाँ पे इसकी पावर में 4 से भाग करने पर शेषफल 3 आया था, पावर 3 कर लेंगे। यहाँ भी शेषफल 3 ही आया था, यहाँ पावर 3 कर देंगे। 1 की पावर 3, 1 की पावर 3 का मतलब हुआ कि 1 गुणे 1 और गुणे 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ पर 1 आएगा और इसी प्रकार यहाँ भी 1 आएगा। 1 की पावर 3 तो यहाँ भी 1 आएगा। 1 और 1 का गुणा कराएंगे तो आंसर 1 आएगा। यानी इकाई का जो अंक होगा वो कितना होगा? 1 होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी संख्या का 11% उस संख्या के 7% से 18 अधिक हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन है 400, दूसरा ऑप्शन है 340 और तीसरा ऑप्शन है 350 और चौथा ऑप्शन है 440 और पांचवा ऑप्शन है, इसमें 5 ऑप्शन है, पांचवा ऑप्शन है 450। तो देखिए यहाँ पे ये कहा गया है किसी संख्या का 11% उस संख्या के 7% से 18 अधिक हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं, यहाँ मान लेंगे संख्या को x मान लिया गया। अब देखिए क्या कहा गया है, संख्या का 11% यानी x का 11% जो है उस संख्या के 7% से 18 अधिक है। यानी संख्या का 7% और प्लस में हम लिख देंगे 18, क्योंकि संख्या का 11% संख्या के 7% से 18 अधिक है। तो यहाँ पर हो जाएगा x और गुणे में 11/100 हो जाएगा। यहाँ पे x और गुणे में 7 और बटे में 100 हो जाएगा और प्लस में 18। इसी को हमें सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 11x हो जाएगा और बटे में 100 हो जाएगा और यहाँ पे ये 7x और बटे में 100 प्लस में 18। 7x बटे 100 को इधर लाएंगे तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, चिन्ह इसका बदल जाएगा और यहाँ बचेगा 18। इसका हर समान है तो एलसीएम लेना नहीं है, हमें लिखना है 100 और 11x माइनस क्या कर देना है, 7x कर देना है, बराबर में 18।
अब इसके बाद हम इसको बटे 1 कर लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे और यहाँ पर 11x में से 7x माइनस होगा तो यहाँ पर आएगा 4x, 4x आ जाएगा और 4x का गुणा 1 में कराएंगे तो 4x ही रहेगा। 100 का गुणा 18 में होगा तो ये हो जाएगा 1800। तो x बराबर में हो जाएगा 1800 और बटे में आएगा एक 4 हो जाएगा, या सीधा हम 4 से यही कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद 4 से हम 1800 को जब कैंसिल करेंगे तो 4 चौके 16 और 4 पंचे 20 यानी 450 आ जाएगा। तो 450 जो ऑप्शन नंबर 5 यानी ऑप्शन नंबर जो ई है वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई यही सही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है किसी संख्या का 35% उस संख्या के 50% से 12 कम हो तो वह संख्या क्या है। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है बस थोड़ा सा चेंज है, वहां पे अधिक कहा गया था और यहाँ कम कहा गया है। तो देखिए यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है 60, 70 और तीसरा ऑप्शन है 80 और चौथा है 120। तो यहाँ पर भी हम मान लेंगे, माना संख्या को मान लिया गया x। क्या कहा गया है, किसी संख्या का 35% यानी संख्या का 35% और उस संख्या के 50% यानी उस संख्या का 50% से 12 कम है, 12 कम है। तो x का हम लिखेंगे यानी गुणे में 35 और बटे में हो जाएगा 100, बराबर में x और गुणे में यहाँ 50 और बटे में हो जाएगा 100, माइनस में 12 तो ये हो जाएगा 35x और बटे में 100 और उसके बाद यहाँ हो जाएगा 50x और बटे में 100 माइनस में 12। 50x को जब इधर लेकर आएंगे तो 35x और बटे में 100 है और माइनस में हो जाएगा 50x और बटे में 100, यहाँ पर बचेगा माइनस में 12। हर समान है तो हमें केवल घटा लेना है, ऐसे लिखना है 100 और 35x में से 50x माइनस करेंगे तो माइनस में 15x आ जाएगा, बराबर में माइनस 12 है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम बटे 1 कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे तो ये 15x और बराबर में हो जाएगा 12, 100 हो जाएगा। 100 का गुणा 12 में होगा तो x बराबर में आ जाएगा 1200 और बटे में हो जाएगा 15। 15 से इसको हम कैंसिल करेंगे तो 15 से जब कैंसिल करेंगे तो 15 अट्ठे हो जाएगा 120, एक जीरो बचेगा यानी 80 हो जाएगा। तो x का जो मान आया है वो कितना आ गया है 80, और x को माना गया था संख्या, यानी संख्या जो है x है और x का मान 80 है, इसका मतलब वो संख्या क्या हो जाएगी 80 हो जाएगी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 15 है, यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 3/10 है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन है 5 और 10, दूसरा ऑप्शन है 6 और 9, तीसरा ऑप्शन है -5 और 20 और चौथा ऑप्शन है 7 और 8। यहाँ पे कहा गया है दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग कितना है 15 है, उनके व्युत्क्रमों का योग 3/10 है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अगर इसको ऑप्शन से हम सॉल्व कर लें,
ऑप्शन से अगर सॉल्व कर लें तो ये कम समय में सॉल्व हो जाएगा, और अगर इसको मान के संख्या को मान के हम सॉल्व करेंगे तो ये इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए चलिए इसको हम ऑप्शन से ही चेक करते हैं। कहा गया है कि दो संख्याओं का योग, तो पहला जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है एक संख्या। अगर हम मान लेते हैं एक संख्या ये हमारी हो गई और एक ये हो गई, तो दो संख्याएं यानी इनका जो योग है 15 आ रहा है। यहाँ तक तो सही है। अगर ऑप्शन से सॉल्व करना है तो देखिए क्या कहा गया है, संख्याओं का योग 15 है, तो 10 और 5 15 है। उनके व्युत्क्रमों का योग 3/10 है। इसको भी चेक कर लेते हैं। अगर 3/10 आ गया तो हमारा ऑप्शन ये सही होगा। कैसे? तो संख्याओं का योग तो क्लियर है कि यहाँ पे 15 आ रहा है, और इनके व्युत्क्रमों का योग, तो व्युत्क्रमों का योग इसका मतलब ये हुआ कि 5 का व्युत्क्रम 1/5 हो जाएगा यानी उल्टा, और 10 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/10। इनको जोड़ना है तो इनका जो एलसीएम आएगा, एलसीएम 10 आएगा। 5 से 2 बार में कैंसिल हो रहा है यानी यहाँ पे 5 2 एकम 2 हो जाएगा, और 10 एकम 10 तो 1 एकम यहाँ 1 आ जाएगा। तो 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और बटे में 10। तो यहाँ पर हमारा ये भी सही हो रहा है और ये भी सही हो रहा है। संख्याओं का जो योग यानी 5 और 10 को जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। 5 और 10 को जोड़ेंगे यानी संख्याओं का योग तो 15 हो गया, और उनके व्युत्क्रमों का योग जो ये निकाला गया वो कितना आ रहा है, 3/10। तो वही तो यहाँ कहा गया था कि उनके व्युत्क्रमों का योग 3/10 है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही हो रहा है। ऑप्शन ए जो है यानी जो संख्या होगी वो 5 और 10 होगी, तो ऑप्शन हमारा ए ही सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 से 100 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतया विभाजित होती है? पहला ऑप्शन है 13, दूसरा ऑप्शन है 14, और तीसरा ऑप्शन है 11, और चौथा ऑप्शन है 10। तो 1 से और 100 के बीच की बात हो रही है। कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतया विभाजित है? तो इसको हम बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। इसको केवल लिखकर ही सॉल्व कर सकते हैं। पहली संख्या 7 से विभाजित पूर्णतया विभाजित होगी 7, उसके बाद 14, उसके बाद 21, उसके बाद 28, ऐसे लिख लेंगे और यहाँ हम चेक कर लेंगे। 28 और उसके बाद 35, 42, 49 और 56, 63, 70, 77, और 77 के बाद 84 हो जाएगा। 84 के बाद 91, और 91 के बाद 98। यानी 1 और 100 के बीच में हमें देखना है कितनी संख्याएं, क्या बताना था कि कितनी संख्याएं 7 से पूर्णतया विभाजित है। तो इतनी संख्याएं जो ये हैं ये 7 से पूर्णतया विभाजित है। इसको हम काउंट कर लेंगे यानी इसको हम गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी ऑप्शन जो है बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 की पावर 9 गुणे 3 की पावर 5 और गुणे में 5 की पावर 4 और गुणे में 7 की पावर 6 के कितने गुणक विषम संख्याएं हैं? कितने गुणक विषम संख्याएं हैं? पहला ऑप्शन है 288, दूसरा ऑप्शन है 144, और तीसरा ऑप्शन है 210, और चौथा ऑप्शन है 140। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, विषम संख्या की बात हो रही है। विषम, तो ये जो दिया गया है ये क्वेश्चन, इसमें देखिए 3 जो है विषम है, 5 भी विषम है, और 7 भी विषम है। यानी हमें 2 को नहीं लेना है। 2 सम संख्या होती है। 2 क्या है
ये एक सम संख्या है। तो विषम की बात हो रही है, तो देखिए विषम की बात हो रही है यहाँ पर, तो हमें 2 को नहीं लेना है, केवल 3 की पावर 5, 5 की पावर 4 और 7 की पावर 6। तो 3 की पावर क्या है 5, और 5 की पावर 4 और 7 की पावर 6। तो हमें कितने गुणक बताने हैं, कितने, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इनके घातों का गुणा करा देना है, घातों का गुणा करा लेना है। तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे गुणे में 4 है और उसके बाद गुणे में 6 कर लेंगे, इन्हीं का गुणा करा लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें बताना है कितने गुणक विषम संख्याएं हैं। तो घात इसके कितने आ गए हैं 5, 4 और 6। उसके लिए हमें और एक काम करना होगा। अगर हमें गुणक बताना है कि कितने गुणक होंगे, तो जो घात है यानी पावर है, पावर में एक जोड़ना है। क्या करना है, पावर जो हमारा 5 है इसमें एक जोड़ना भी है और तब गुणा कराना है। पावर यहाँ 4 है, इसमें भी एक जोड़ेंगे और पावर यहाँ 6 है तो 6 में भी एक जोड़ेंगे। अब हम इसका गुणा कराएंगे, 5 और 1 ये 6 हो जाएगा, 4 और 1 ये 5 हो जाएगा और 6 और 1 ये 7 हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हम 5, 4 और 6 का गुणा करा देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। उनकी घातों में एक जोड़ के गुणा कराना है, तभी हमारा आंसर आएगा। तो 6 और 5 का गुणा 30 होगा और 30 और 7 का गुणा कितना हो जाएगा 221। तो ऑप्शन नंबर इसका हमारा सी सही हो जाएगा, 210। कितना आ जाएगा 210। यानी यहाँ पे गुणक विषम संख्या होने कितने हैं 210। तो जो हमारा ऑप्शन है वो सी वाला ऑप्शन सही होगा। बस हमें ध्यान रखना है उनकी घातों का गुणा नहीं करा देना है, घातों में एक जोड़ना है उसके बाद गुणा कराना है, तभी हमारा आंसर आएगा। नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर गलत आ जाएगा। अगर हम घातों का ऐसे गुणा करा लेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा। तो इसके लिए हमें घातों में एक जोड़ के तब गुणा कराना है इस तरीके से, तभी हमारा आंसर सही आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसे पिछला क्वेश्चन था सेम ऐसे ये भी है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है और कुछ नहीं। यहाँ पे 8 की पावर 10 गुणे 9 की पावर 7 और गुणे 7 की पावर 8 के गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पिछले में गुणक पूछा गया था, यहाँ अभाज्य गुणनखंड पूछा गया है और वहाँ विषम पूछा गया था। तो अभाज्य गुणनखंड जैसे यहाँ और ऑप्शन इसमें दिया गया है, ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी 54 और ऑप्शन सी 52 और ऑप्शन डी 65 है। तो जैसे यहाँ पे दिया गया है 8 की पावर 10 है, गुणे में 9 की पावर 7 है और 7 की पावर 8 है। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, अभाज्य गुणनखंड की बात हो रही है। तो अभाज्य गुणनखंड जो है 7 तो है लेकिन 9 अभाज्य संख्या नहीं है और 8 भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो 8 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और इस पे पावर कितना है 10, और 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 भी तो लिख सकते हैं और इस पे जो पावर है 7 है। 7 को हम 7 की पावर 8 को ऐसे रखेंगे। अब देखिए ये हो जाएगा 2 की पावर 30 आ जाएगा, यहाँ 10 तिहाई 30 और ये 3 की पावर 14 हो जाएगा और 7 की पावर 8 हो जाएगा। कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे अगर ये पूछा जाता कि गुणनखंडों की संख्या बताइए, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, अगर ये पूछा जाता कि गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो हम क्या करते, इनके घात में यानी पावर में एक जोड़ते।
लेकिन यहाँ केवल ये पूछा गया है अभाज्य गुणनखंड। क्या पूछा गया है? केवल अभाज्य गुणनखंड पूछा गया है। अगर ये पूछा जाता कि गुणनखंडों की संख्या बताइए तो हम इनकी घातों में एक जोड़ के तब गुणा कराते। क्या करते? एक जोड़ के और गुणा कराते। लेकिन यहाँ पे केवल अभाज्य गुणनखंड की बात हो रही है, केवल हमें अभाज्य गुणनखंड बताना है। तो 2 की पावर 30 है तो 30 को लिख लेंगे, यहाँ जोड़ना है, और 3 की पावर 14 है, 14 को जोड़ लेना है। उसके बाद 7 की पावर 8 है तो 8 को जोड़ लेना है। 14 और 30 हो जाएगा 44 और 8 हो जाएगा 52। यानी जो हमारा ऑप्शन बी है यही सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें अंतर है, उसको ध्यान रखना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर गुणनखंडों की संख्या पूछी जाएगी तो हम घात में एक जोड़ेंगे और गुणा करा लेंगे, घात में एक एक जोड़ के और गुणा करा लेंगे। यहाँ पे केवल ये बताना था कि कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, तो हम घातों को जोड़ लेंगे केवल 30 और 14, 44 और 8, 52, जैसा कि यहाँ जोड़ा गया है। इस चीज का ध्यान रखना है। तो हमारा जो ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है 4200 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 4200 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए 4200 गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है, जिसमें पहला ऑप्शन है 48, दूसरा 56 और तीसरा ऑप्शन है 64 और चौथा ऑप्शन है 46। तो सबसे पहले हम 4200 का क्या करेंगे? गुणनखंड कर लेंगे। तो 2 से इसको कैंसिल करेंगे और 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2100। फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 एक कम 2 और 2 पंचे 10 यानी 1050। फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 525। अब इसको हम कैंसिल करेंगे 5 से, और 5 से जब कैंसिल करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 25। हालांकि ये 3 से कैंसिल हो जाता, चलिए अगली बार कैंसिल करेंगे। 5 के बाद ये 3 से कैंसिल हो जाता, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 और 5 25, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 एकम 5 हो जाएगा। अब हम 3 से कैंसिल कर लेते हैं, 3 सते 21 और 7 एकम 7। तो यहाँ पे 2 की पावर कितना आ जाएगा? 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1, यही तो आएगा। यानी जब 4200 का गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में हमें ये बताना था, पिछले क्वेश्चन में क्या बताना था? वहां पे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी थी, लेकिन यहाँ गुणनखंडों की संख्या बतानी है। यही अंतर है दोनों में। तो यहाँ वहां जोड़ दिया गया था, घातों को जोड़ा गया था, लेकिन यहाँ पे क्या करना है? घातों में एक जोड़ना है, एक एक घातों में एक और एक जोड़ना है। उसके बाद 3 में एक जोड़ेंगे, गुणा कराएंगे, यानी जोड़ के तब गुणा कराएंगे। 2 में एक जोड़ेंगे और 1 में एक जोड़ेंगे, यहाँ भी 1 में एक जोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और यहाँ भी 2 आ जाएगा। 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 4 तिहाई 12, 12 दूना 24 और 24 दूना 48। हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा?
ऑप्शन ए सही हुआ आंसर हो जाएगा इसका। बस यही ध्यान रखना है कि अगर गुणनखंडों की संख्या पूछेगी, हम उसके घातों में एक जोड़ेंगे और गुणा करा देंगे। जितने भी घात यानी पावर आएंगे, पावर में एक जोड़ना है और उनका गुणा करा देना, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी जाएगी, अगर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी जाती तो 3 2 5 1 6 और 1 7 हो जाएगा। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इसका आंसर आता। यही दोनों क्वेश्चन में अंतर है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर।